और अगली बड़ी खबर जयपुर से है, जहां वैक्सीन पर रघु शर्मा का बयान सामने आया है। वैक्सीन पर हमारी तैयारी पूरी है। रघु शर्मा ने साफ तौर पर ये बातें कही। वैक्सीन पर नहीं करेंगे राजनीति, महामारी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक राष्ट्रीय अभियान है और ये हमारा हमेशा चलता रहता है, तो इसकी नई तैयारी की बात नहीं है। कोविड वैक्सीन का क्योंकि टेम्परेचर का सवाल भी है, इसके साइड इफेक्ट्स की बात भी है, और जो प्रोटोकॉल भारत सरकार ने तय किया कि किस रूप में हमको वैक्सीनेशन सेंटर्स डेवलप करने हैं, कि कितने लोगों को वैक्सीनेट किया जाना है, हमने जो प्रोटोकॉल भारत सरकार से मिला उसके अनुरूप हमने सुविधाओं में इजाफा जरूर किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास वैक्सीनेशन का पहले से मौजूद है। इसलिए ये जो ड्राई रन हुआ, जैसे 2 तारीख को भारत सरकार ने कहा था हमको कैपिटल में 3 जगह करने के लिए, क्योंकि राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है, पूरे कंट्री का सबसे बड़ा भूभाग है, हमारे यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति अलग है, कहीं रेगिस्तानी इलाका है, कहीं पहाड़ी इलाका है। तो हमने राजस्थान में 19 जगह पे 7 जिलों में ड्राई रन किया, कैपिटल में 4 जगह किया। हमने उसमें ग्रामीण क्षेत्र को लिया, शहरी क्षेत्र को लिया, उसमें जिला अस्पताल लिए और निजी अस्पतालों को भी उसमें चिन्हित किया। और राजस्थान पूरे कंट्री में एक अलग प्रदेश है जहां के मुख्यमंत्री ने निशुल्क दवा योजना, निशुल्क जांच योजना, सारी दवाएं लोगों को फ्री मिल रही है। कोविड के दौरान भी ये जो आरटीपीसीआर टेस्ट है, ये राजस्थान में सरकारी चिकित्सा संस्थानों में निशुल्क लोगों को लगाया सरकार ने। राजस्थान में ना आज वेंटिलेटर्स की कमी है, ना ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की कमी है, ना आईसीयू बेड की कमी है, ना सामान्य बेड की कमी है। रनिंग ऑक्सीजन सिस्टम, पाइपलाइन सब जगह बिछाई गई। तो ऐसा इंतजाम, और ये 8-9 महीने में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने इतनी मजबूती दी है। राजस्थान में नए चिकित्सा संस्थान खोले हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। 15 नए मेडिकल कॉलेज, उनका काम मार्च में शुरू हो जाएगा राजस्थान में। वहां 300 बेड से ग्रेजुअली 500 बेडेड अस्पताल होंगे। तो जो हेल्थ सेक्टर में काम हुआ है, अब यहां आईपीडी टावर का निर्माण शुरू हो रहा है एसएमएस हॉस्पिटल में, कॉटेज वार्ड को तोड़ के 22 मंजिला भवन बनेगा। दुनिया की कोई ऐसी चिकित्सा जो यहां पे नहीं उपलब्ध हो, वो हम सुनिश्चित करेंगे। जिसके लिए हमारे प्रदेश के लोगों को बंबई जाना पड़े, अन्य राज्यों में जाना पड़े, विदेश जाना पड़े, वो रुकना चाहिए। सारी चिकित्सा यहां हो। और कृषि कानून को लेकर रिलायंस का बड़ा बयान सामने आया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनका कोई लेना देना नहीं है, कॉर्पोरेट फार्मिंग से भी कोई लेना देना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई उनका इरादा भी नहीं है। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जमीन नहीं ली गई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कॉर्पोरेट फार्मिंग की उनकी कोई योजना नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट या कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदे हैं, हम कभी एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगे भी नहीं, ये भी कहना है उनका। किसानों से सीधा अनाज नहीं खरीदते हैं, किसानों से सप्लायर एमएसपी पर ही खरीदारी करेंगे। रिलायंस के बिजनेस को प्रभावित करने का इरादा है, जिस वजह से रिलायंस की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और इसी का इरादा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से रिलायंस की अपील है। रिलायंस के कर्मचारियों और प्रॉपर्टी की सुरक्षा की मांग की गई है। साथ ही साथ कई लंबी अवधि का खरीद करार नहीं किया गया है, ये साफ तौर पर स्पष्टीकरण दिया गया है। किसानों की खुशहाली के लिए रिलायंस प्रतिबद्ध है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में रिलायंस ने ये तथ्य रखी है। तीनों कानून से रिलायंस का कोई लेना देना नहीं है। रिलायंस का नाम जोड़ने के पीछे इरादा गलत हो सकता है, तो रिलायंस की तरफ से यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है। तो आइए सुनते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर रिलायंस के बयान के बाद किसानों का इस पर क्या कहना है। रिलायंस से कोई लेना देना नहीं है और रिलायंस कोई बाहर से नहीं है। रिलायंस का आप इतिहास तो देखो, वो कोई ठगी पंजी नहीं है। कहाँ से चले थे, कहाँ थे वो, पहले उनके फादर कहाँ थे, क्या काम करते थे। उन्होंने अपनी मेहनत करके जो आज स्ट्रक्चर खड़ा किया है, तो कोई किसानों से किया है।
मैं उनकी ये वकालत नहीं कर रहा हूँ, कोई सोचेगा ये उनसे कुछ मिल गया, लेने देने वाला मेरा कहीं कोई मामला नहीं होता है। फिर भी मैं कहता हूँ लोग, हमारे किसानों को, पंजाब वासियों को, यार क्या ये इनके में उन्होंने स्टेटमेंट दिया, तो अगर मतलब जो खेती बाड़ी है, जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, वो तो हमारी मर्जी है, हम जिस मर्जी को दे। 13 साल से हम दे रहे हैं, उससे पहले बुजुर्ग भी दे रहे थे। पहले हम हिस्से पे दिया करते थे, 500 हिस्से पे दिया करते थे, आध पे फसल दिया करते हैं। फिर अब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमें ठेके भी दे देते हैं, फिर फसल भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भिजा देते हैं। तो जमीन का कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ही होता है, उसमें तो फसल का होता है, और उसमें रिलायंस का तो मतलब ही नहीं है। रिलायंस तो अगर कंपनी बनी है तो इनका तो ये पेट्रोलियम और ये पदार्थ जो बाहर से आते हैं उनसे है, किसानी से थोड़ा ही कोई बने ने। इंडिविजुअल्स दुकानें चला रहे हैं, वो तो इंडिविजुअल्स का नुकसान है कि कल को पंजाब में कोई बिजनेस करे ही ना, कोई दुकान खोले ही ना। रिलायंस के पंप रोके जा रहे हैं, तो रिलायंस के पंप जो हैं वो तो एजेंसियां हैं, 5-5, 7-7 करोड़ लोग आके लोगों ने किए हैं, दिए हुए हैं, वो तो उनको कमीशन मिलता है, अपनी वो दुकान की तरह चलाते हैं। तो उसमें रिलायंस का क्या नुकसान हो, नुकसान तो उनका हो गया जो इंडिविजुअल्स हैं। उन्होंने रिलायंस की तरफ से ये भी कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कभी की ही नहीं है, ना ही आगे। वही तो मैं बता रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उन्होंने देश में कभी नहीं की, उनका बिजनेस नहीं रहा ये, और नया बिजनेस क्यों करेंगे वो जब उनके पास करने के लिए और बहुत कुछ है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में रिलायंस ने बिंदुवार औद्योगिक घरानों को कृषि बिल पर होने वाले फायदे को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है और बिल्कुल साफ साफ कहा है कि केंद्र सरकार के इस कानून से औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने जैसी कोई बात बिल्कुल ही झूठ है, और इसीलिए इन तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके रखा जा रहा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो घटनाक्रम है, ये निसंदेह आंदोलन को जो लोग गुमराह करने वाले राजनीतिक दलों के इशारे पर काम कर रहे हैं, उनके लिए ये एक माकूल जवाब इस बयान के बाद आ गया है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और बात राजधानी जयपुर की करते हैं, जहां के चौमू कस्बे के धौली मंडी रोड पर देर रात करीब 1 बजे एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। ट्रेलर के डिवाइडर पर चढ़ने से एक बड़ा हादसा हो गया। वहीं ट्रेलर में तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के साथ ही ट्रेलर में आग लग गई। वहीं आग की लपटें चारों तरफ उठने लगी। इसी दौरान ट्रेलर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि इस हादसे में ट्रेलर पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर 2 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन ट्रेलर आग में तब्दील हो चुका था। और अब बात शिक्षा नगरी कोटा की करते हैं, जहां पुलिस ने जुए और सट्टे के खिलाफ 2 अलग अलग बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 57,000 नकदी और करोड़ों का हिसाब किताब बरामद किया गया है। गोमानपुरा थाना पुलिस की टीम ने क्रिकेट पर ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 करोड़ 47,35,000 रुपए का हिसाब किताब, साथ ही 46,000 नगद जब्त किया है। आरोपी पंकज जैन, परवेज अहमद और लियाकत अली बालिता रोड, कुन्हाड़ी, उद्योग नगर और विद्यानगर के निवासी हैं। वहीं कैथुनीपोल थाना पुलिस ने भी ताश के पत्ते पर जुआ खेलते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच में जुट गई है। और अब दिखाते हैं आपको कैसे एक गेस्ट हाउस में जोर शोर से लैंबिंग चल रही थी। क्लॉक पुलिस ने अजमेर में अब कैसीनो चलाने वालों की खैर नहीं। क्लॉक पुलिस ने डिग्गी बाजार इलाके में एक गैर कानूनी कैसीनो पर छापा मारा तो आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। यहां गेस्ट हाउस की पार्किंग में लंबे वक्त से कैसीनो चल रहा था। पुलिस ने छापा मारकर मौके से 11,000 की नकदी और 11 मशीनें जब्त की हैं। यही नहीं, इस काले कारोबार के संचालक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लंबे वक्त से खेल मनोरंजन की आड़ में ये कैसीनो चलाया जा रहा था और लोगों को जुआ खिलवाया जा रहा था। आपको बता दें कि इस कैसीनो पर 4 साल पहले भी पुलिस ने छापा मारा था, लेकिन बावजूद इसके कैसीनो चलाने वाले संचालकों पर इसका कोई खासा असर देखने को नहीं मिला। संचालकों ने मौका देखकर कैसीनो को फिर से शुरू कर दिया और बेधड़क गैर कानूनी खेल खिलवाया जा रहा था। लेकिन अब फिर से पुलिस एक्शन में है
और इन काले कारोबारियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। डिग्गी चौक के अंदर होटल दीदार है, दीदार गेस्ट हाउस है, वहां पर कोई कसिनो टाइप की जगह चला रखी है पार्किंग में। तो हमने पूरे अपने लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए हमारे श्रीमान एसपी सर की गाइडेंस में उस जगह को रेड किया और वहां पर कुछ मशीन्स हमें मिली हैं। वहां से जो नकद मिला है वो करीब 11,000 के आसपास है और जो मशीन्स मिली हैं अभी उसके ऊपर अनुसंधान जारी है कि उसको गेमिंग के लिए यूज किया जा रहा था या वाकई में उसको गैम्बलिंग के लिए यूज किया जा रहा था। और अब आपको दिखाते हैं जोधपुर में नाइट कर्फ्यू के दौरान क्या किया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए और इस आवाज को सुनिए। टारगेट पर सटीक निशाना लगाने वाले कई निशानेबाज को आपने देखा होगा, लेकिन क्या आपने बंदूक से उल्टा निशाना लगाते देखा है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। यस, निशानेबाज तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन ऐसा निशानेबाज नहीं देखा होगा। जैसलमेर के इस निशानेबाज की बात ही कुछ और है। इनका नाम है ऐश्वर्य सिंह भाटी। निशानेबाजी में ऐसी महारत हासिल कर रखी है कि बस बंदूक थामते ही टारगेट पर सिर्फ सीधा ही नहीं बल्कि उल्टा भी निशाना लगा देते हैं। तस्वीरों में देखिए, ऐश्वर्य ने कंधे पर बंदूक रखी हुई है और पीछे बोतल रखी हुई है जिस पर उनको निशाना लगाना है। ऐश्वर्य मोबाइल स्क्रीन पर अपने टारगेट को देख रहे हैं और आंखों में अर्जुन की तरह टारगेट पर फोकस किया और फिर टारगेट पर निशाना दाग दिया। इधर शूट किया और उधर खड़ी बोतल जमीन पर गिर पड़ी। एक बार नहीं, ऐश्वर्य ने दो बार उल्टे निशाना लगाकर अपनी बेमिसाल प्रतिभा का परिचय दिया है। ऐश्वर्य की ऐसी अचूक निशानेबाजी का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर ऐश्वर्य की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं निशानेबाज हो तो ऐश्वर्य जैसा। यस। जोधपुर शहर में बढ़ रही चोरी की वारदात पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने अनूठा प्लान तैयार किया है, जिससे चोरों को सुनसान घरों में चोरी करना भारी पड़ सकता है। अगर आप जोधपुर में रहते हैं और शहर से बाहर जाने के दौरान आपको अपने घर की चिंता सताती रहती है, आप सोचते रहते हैं कि पीछे से घर में चोरी ना हो जाए, तो अब आप इस फिक्र से बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि आपकी परेशानी का समाधान अब आपकी शहर की पुलिस ने निकाल लिया है। जोधपुर पुलिस ने शहर में बढ़ती चोरियों को रोकने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है और इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि घर से बाहर जाने से पहले पुलिस को सूचना देनी होगी और बताना होगा कि आप कितने दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। बस उसके बाद पुलिस आपके घर पर कड़ी नजर रखेगी, चोरों से आपके घर को बचाएगी। हर थाना क्षेत्र में बीट कांस्टेबल को ये जानकारी लेनी होगी कि उसके क्षेत्र में कोई घर सुनसान या घर वाले बाहर तो नहीं जा रहे, और अगर कोई बाहर जा रहा है तो वो बाहर जाने से पहले अपना मोबाइल नंबर, घर का पता और कितने दिनों के लिए बाहर जा रहा है, ये सभी जानकारी पुलिस से शेयर करनी होगी। इसके बाद संबंधित थाना पेट्रोलिंग गाड़ी और चेतक गाड़ी आपके घर पर चक्कर लगाकर चोरों से आपके घर को बचाएगी। और अब बात बाड़मेर की, जहां साल 2020 में रसद विभाग ने बायोडीजल माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की, लेकिन नए साल की शुरुआत में भी बाड़मेर पुलिस ने बायोडीजल से भरी बोलेरो पिकअप गाड़ी पकड़ी है। बाड़मेर के सदर पुलिस ने बायोडीजल से भरी पिकअप गाड़ी को पकड़ने के साथ 2 गुजराती युवकों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस गिरफ्त में ली गई पिकअप में 11 ड्रम में करीब 2000 लीटर बायोडीजल मिला है।
इसमें हमें थाना पर एक जरिए टेलीफोन सूचना मिली थी कि ऊर्जा फाटा की तरफ से एक पिकअप जो है जिसमें अवैध तरल पदार्थ भरा हो सकता है आदि सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर उक्त सूचना को तस्दीक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हमारे थाने से हेड कांस्टेबल पूनम चंद जी 210 को भेजा गया, जहां पर ये सूचना दी गई। वहां पर पहुंचने पर उस गाड़ी को रुका करके चेक किया गया तो उसमें 11 ड्रम तरल पदार्थ के भरे हुए पाए गए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ और बड़ी खबर जयपुर से है, जहां बर्ड फ्लू को लेकर सरकार एक्शन में है और नियंत्रण और रोकथाम की कवायद तेज कर दी गई है। सरकार की तरफ से सतर्कता बरती जा रही है। सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी की है, 014123746117 नंबर पर दी जा सकती है संबंधित सूचनाएं। पशुपालन और वन विभाग कर रहे हैं काम इस पर तेजी के साथ। विशेषज्ञ दल संभागों में किए गए हैं रवाना। कोटा, भरतपुर, जोधपुर और अजमेर संभाग भेजे गए हैं इन दलों को। पशुपालन निर्देशालय में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। और अगली खबर जैसलमेर से है, जहां नरसिंहों की ढाणी गांव में एक ही दिन में अचानक इतने सारे काऊ की मौत से हड़कंप मच गया। कोरोना संकट काल के बाद अब इंसानों को बर्ड फ्लू का डर भी सता रहा है। जानकारी मिलने पर वन विभाग और मेडिकल की टीम गांव में पहुंची है और काऊ के शवों को इकट्ठा कर जांच की जा रही है। ये 3 है 4 बैठा है। और बड़ी खबर कोटा से है। कोटा पुलिस के पुष्कर में दबिश हुआ है, 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 672 चाकू जब्त किया गया है। साथ ही पिछले साल 108 चाकूबाजी की हुई थी वारदात। कोटा अजमेर पुलिस का संयुक्त ये ऑपरेशन है। ये बड़ी खबर, कोटा पुलिस ने दबिश देकर के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुष्कर में 672 चाकू बरामद किया गया है। कोटा अजमेर पुलिस का यह संयुक्त ऑपरेशन है। कोटा में बीते दिनों से हो रही लगातार चाकूबाजी की घटनाओं के बाद से कोटा पुलिस ने एक विशेष ऑपरेशन चलाया और उसके बाद कोटा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सर, ये बहुत टाइम से तलाश थी, इस तरह से चाकू तो बरामद हो रहे थे, लेकिन बड़ी मात्रा में ये चाकू कहां से आ रहे हैं, खेप कहां से आ रही है, इसकी पुलिस को तलाश थी। कैसे कामयाबी मिली, किस तरह से रणनीति तय की गई? एक्चुअल में पिछले कुछ दिनों से ये बात आ रही थी कि चाकू या तो ऑनलाइन मंगाए जा रहे थे या फिर पुष्कर से आने की बात बदमाश बता रहे थे। अभी 2 दिन पहले ट्रक चालकों को लूटने की योजना बनाते हुए 5 बदमाश कुनाड़ी थाना इलाके में पकड़े थे। उनमें वो सभी क्रिमिनल्स थे और उनके पास 6 बिल्कुल नए चाकू उनके पास मिले थे। तो उनसे ये पूछा था कि चाकू कहां से लेकर आए, तो उन्होंने बताया कि हम पुष्कर के अंदर लाए और वहां पे जो है बिल्कुल खुले आम जो ये सजावटी सामान बेचते हैं, तलवार वगैरह, ढाल और वो चाकू, तो वो बेचते हैं। इस पर फिर पुलिस अधीक्षक महोदय ने वहां अजमेर में सीनियर ऑफिसर से बात की और यहाँ से भी फिर टीम भी जोई थी और संयुक्त रूप से वहां जो है ये अजमेर और कोटा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कल वहां पे 6 व्यापारी जो इस तरह के, उनके पास सैकड़ों की मात्रा में धारदार हथियार और जो है चाकू। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।